तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प एग्जाम पॉइंट में। अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रथम आंगल सीक्यूद मॉडर्न हिस्ट्री का। ये सेकेंड पार्ट है। हम लोग पहले पार्ट में देख चुके थे इसके ऊपर, उसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं आज प्रथम आंगल सीक्यूद कवर करने के लिए, जो कि 1845 से 46 इसमें हुआ था। हम इस वीडियो में आज देखेंगे प्रथम आंगल सीक्यूद, द्वितीय आंगल सीक्यूद, उसके बाद पूरा कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चैनल मेरा जो है हेल्प एग्जाम पॉइंट, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा मैं बताता हूं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, जहां से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में बिल्कुल इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है उसी को बताया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हेल्प एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। प्रथम आंगल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। सिख शासक दिलीप सिंह इसके प्रथम आंगल सिख युद्ध में हिस्सा लिए थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ था। याद रखिए कि गवर्नर जनरल याद रखना बहुत जरूरी है कि उस प्रथम आंगल सिख युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड हार्डिंग। सिख का सेनापति कौन थे, यानी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लाल सिंह। प्रथम आंगल सिख युद्ध में कुल 5 लड़ाइयाँ मुगदी, फिरोज शाह, बधोवाल, अलीवाल और सबराओ हुई थी। यानी कि प्रथम आंगल सिख युद्ध में कुल 5 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसका नाम है मधुकी, फिरोज शाह, बधोवाल, अलीवाल और सबराओ। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात सिख हो गए और 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। यानी कि लाल सिंह और तेजा सिंह ये दोनों विश्वासघात सिख हो गए थे, यानी कि इन लोगों ने सिख धर्म को धोखा दे दिया था, अंग्रेजों की तरफ मिल गए थे। इसलिए 9 मार्च 1846 ईस्वी को सिखों को लाहौर जहाँ पर रावी नदी है, लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंस नियुक्त किया गया। लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट्स नियुक्त किया गया। भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। भैरववाल की संधि कहाँ पर हुई थी? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। लाहौर की संधि अस्थायी सिद्ध हुई। लालची हेनरी लॉरेंस ने रोज माता जिंदा, जिसको हम लोग झिंदन कौर भी कहते हैं, उस पर कश्मीर विद्रोह का आरोप लगाकर इस संधि से अंग्रेजों का पंजाब पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया था। यानी कि भैरववाल की जो संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को, उसमें लाहौर की संधि स्थापित की गई थी जो वो अस्थायी थी। और लालची जो था हेनरी लॉरेंस, उसने राजमाता जिंदा पर कश्मीर विद्रोह का आरोप लगाकर राजमाता जिंदा जो थी, इन पर आरोप लगाया गया कि ये कश्मीर का विद्रोह कर रही है। इसका आरोप लगाकर अंग्रेज जो थे इस संधि से अंग्रेजों का पंजाब पर पूर्ण रूप से आधिपत्य हो गया, यानी कि पंजाब इनके हाथों में आ गया था पूरी तरह से। आगे चलते हैं हम लोग। द्वितीय आंगल सिख युद्ध जो कि 48 से 49 ईस्वी में हुआ था, 1848 से 49 ईस्वी तक। तत्कालीन कारण उस समय यह था कि मुल्तान के सूबेदार मूलराम जो थे, उन्होंने यह विद्रोह किए थे। अंग्रेजी गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। 1848 से 49 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड गफ और चार्ल्स नेपियर थे। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ और शेर सिंह के मध्य लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई थी। चिलियांवाला के युद्ध में अंग्रेजों की भारी क्षति हुई थी। इसमें शेर सिंह और लॉर्ड गफ जो थे इनके मध्य लड़ा गया था। अंग्रेजी सेनापति कौन था? लॉर्ड गफ। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। गफ के साथ शेर सिंह, यानी शेर के साथ गफ मार रहे थे शेर सिंह, याद रखिए, जिसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई थी। आगे चलते हम लोग गुजरात युद्ध। गुजरात युद्ध 18 फरवरी 1849 ईस्वी को हुआ था। इसमें अंग्रेज सेनापति नेपियर ने सिखों को इस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तब पंजाब को अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया था? चार्ल्स नेपियर ने। कब? तो 1849 में।
याद रखिए कि पंजाब को नेपियर ने मिला लिया था 1849 ईस्वी में। इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। पंजाब का शासन चलाने के लिए डलहौजी ने सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स जी मैस्ले की 3 सदस्यीय परिषद बनाई थी। यानी कि पंजाब को चलाने के लिए 3 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, जिसमें लॉर्ड हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स मिशेल थे। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रानी जिंदा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। दिलीप सिंह जो थे इंग्लैंड जाने के बाद वहां पर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे। अंग्रेजों का ये धर्म है ईसाई धर्म। याद रखिए कि महाराजा दिलीप सिंह जो थे इनको 5 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन यानी कि प्रति वर्ष 5 लाख रुपया दिया जाएगा, और इस पेंशन के तहत इनको और इनकी रानी जो थी जिंदा, इनके साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। और यहाँ पर जाते ही इन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, क्योंकि इंग्लैंड में ईसाई धर्म चलता है वहाँ पर। इंग्लैंड पहुँचने पर दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा ब्रिटिश के राजमुकुट में लगवा दिया, जहाँ वह आज भी है। अभी भी वहाँ पर इंग्लैंड में कोहिनूर हीरा ब्रिटिश के मुकुट पर लगा हुआ है, राजमुकुट पे। तो याद रखिए कि दिलीप सिंह राजमुकुट पे हीरा लगवाए थे। अंग्रेजों का राजमुकुट जो है उस पर कोहिनूर हीरा लगाया हुआ है, तो वो किसने लगाए थे? दिलीप सिंह लगवाए थे। सिख वंश के अंतिम राजा दिलीप सिंह की मृत्यु 1893 में पेरिस में हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में राजा दिलीप सिंह की मृत्यु हुई थी। सिख वंश के ये अंतिम राजा थे। पंजाब के सुप्रसिद्ध प्रेम महाकाव्य हीर रांझा, याद रखिए कि हीर और रांझा जो महाकाव्य है ये प्रेम महाकाव्य है। यह पंजाब का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी रचना वारिस शाह ने की थी। हीरा और रांझा जो है यह प्रेम महाकाव्य है। इसकी रचना किसने किया था? वारिस शाह ने की थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मराठा और संघ, मराठा राज्य और संघ। मराठा शब्द की उत्पत्ति राठा शब्द से हुई है। मराठा शब्द की उत्पत्ति राठा शब्द से हुई है। दक्षिण पश्चिम भारत का वह भाग जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर उत्तर में सतपुड़ा पर्वत तक फैला हुआ था, और जिसमें आधुनिक मुंबई का राज्य, कोंकण, खानदेश, बरार, मध्य भारत का कुछ भाग तथा हैदराबाद का 1/3 सम्मिलित था, जो मराठावाड़ के नाम से जाना जाता है। यही मराठा शक्ति का जन्म हुआ था। यानी कि मराठा शब्द की उत्पत्ति राठा शब्द से हुई थी, और इसका विस्तार जो था दक्षिण पश्चिम भारत का भाग जो था पश्चिम में अरब सागर से लेकर उत्तर में सतपुड़ा पर्वत तक फैला हुआ था, जिसमें मुंबई के कुछ हिस्से थे, कोंकण, खानदेश, बरार, और मध्य भारत के कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के थे, और हैदराबाद का भी 1/3 हिस्सा इसमें सम्मिलित था मराठा क्षेत्र में। मराठावाड़ इसी को कहा जाता है। यही मराठा शक्ति का जन्म हुआ था। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ, उनमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का ही था। ग्रांट डफ के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकुंड की भांति हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुर सुल्तान की सेवा में थे। बीजापुर के सुल्तान ने इन्हें 4 लाख की जागीर देकर बंगलौर का अधीनस्थ शासक नियुक्त किया था। इनके पास पूर्व में पूना सूपा की भी छोटी सी जागीर थी, जिसे शिवाजी ने एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। यानी शिवाजी के पिताजी जो थे शाहजी भोसले थे, ये बीजापुर के सुल्तान थे। वहाँ की सेवा में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को इन्हें 4 लाख की जागीर देकर बंगलौर का अधीनस्थ नियुक्त किया था। याद रखिएगा कि बीजापुर जो गोवा में स्थित है, वहाँ के सुल्तान के यहाँ शिवाजी के पिताजी शाहजी जो थे वो काम करते थे, तो वहाँ पर 4 लाख रुपया इनको देकर बंगलौर का अधीनस्थ इनको नियुक्त किया गया था। इनके पास पूर्व में पूना सूपा की भी छोटी सी जागीर थी, जिसे शिवाजी ने एक साल एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। यानी कि पूना सूपा में शिवाजी जो थे वहाँ पर राज करते थे और उसको एक साम्राज्य में बदल दिए थे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग शिवाजी के बारे में देखते हैं। शिवाजी ये आधुनिक भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा की भावना थी। शिवाजी जो थे इनके अंदर हिंदू धर्म की रक्षा करने की भावना थी, परंतु उनका उद्देश्य राजनीति था। हिंदू धर्म की रक्षा तो करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य मेन उद्देश्य क्या था? राजनीति था। उसका मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापित करना था। यानी कि मराठों का जो साम्राज्य
इधर उधर हो गया था, यानी कि मराठों का साम्राज्य जो था वो क्षीण हो गया था, तो उसको मजबूत करना इनका उद्देश्य था। आगे चलते हैं हम लोग, शिवाजी का जन्म देखते हैं। शिवाजी का जन्म 9 मार्च 1927 ईस्वी को हुआ था शिवनेर दुर्ग में, पूना जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। शिवाजी महाराष्ट्री थे, मराठी बोलते थे वहाँ पर। माता इनकी जो थी जीजाबाई थी और पिताजी जो थे शहाजी भोसले थे। इनका जन्म याद रखिए कि शिवाजी का जन्म 27 में, शिवाजी 27 में, 1627 में, SSS शिवाजी 1627। पिताजी जो थे शहाजी भोसले थे। गुरु कोंडदेव और गुरु रामदास, इनके 2 गुरु थे, गुरु कोंडदेव और गुरु रामदास। इनकी पत्नी जो थी साईबाई, पत्नी का नाम याद रखिएगा, इनकी शिवाजी की पत्नी साईबाई। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले अहमदनगर के सुल्तान के सैनिक थे। अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर अहमदनगर के सुल्तान जो थे उनके सैनिक के रूप में इनके पिताजी काम करते थे। कालांतर में उन्हें अपनी योग्यता के बल पर पूना और सुपा की जागीर प्राप्त थी। उनके पिताजी की योग्यता को देखते हुए वहाँ के सुल्तान जो थे अहमदनगर के, वहाँ के सुल्तान पूना और सुपा की जागीर शहाजी भोसले को दे दिए थे। गुरु रामदास के संपर्क में आने के बाद शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। यानी कि गुरु रामदास जो थे इनको ज्ञान दिए थे, और उनके संपर्क में आने के बाद शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का स्थापना करने के लिए अपने जीवन का एक मेन लक्ष्य बना लिया था। आइए देखते हैं इनके प्रारंभिक विजयों के बारे में। शिवाजी ने जो विजय प्राप्त किए थे, शिवाजी सबसे पहले बीजापुर पर आक्रमण किया। यानी कि शिवाजी जो थे सबसे पहले किस पर आक्रमण किए थे, तो बीजापुर पे, बीजापुर जो कि गोवा में पड़ता है। और 1646 ईस्वी में तोरड़ पर अधिकार कर लिया। बीजापुर पर आक्रमण करने के बाद 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरड़ पर अधिकार कर लिया था। मावली योद्धाओं की सहायता से शिवाजी ने सिंहगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जिसे शिवाजी द्वारा जीता गया प्रथम दुर्ग कहा जाता है। यानी कि शिवाजी जो थे उनके द्वारा जीता गया प्रथम दुर्ग कौन सा था, तो उनके द्वारा जीता गया प्रथम दुर्ग था सिंहगढ़। आगे चलते हम लोग, लेकिन कुछ इतिहासकार जो थे उनका मानना है कि शिवाजी के द्वारा जीता गया जो किला है उसका नाम कोंडाना था, जिसका नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ रख दिया था। यानी कि दूसरे इतिहासकार जो कहते हैं कि उनके द्वारा जीता गया प्रथम दुर्ग जो है सिंहगढ़, वो सिंहगढ़ नहीं था, उसका नाम सिंहगढ़ शिवाजी रखे हुए थे, उसके पहले उसका नाम कोड़वाना था। 1656 ईस्वी में तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, जावली, लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी तक शिवाजी जो थे वो चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, जावली, लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिए थे। आगे चलते हैं हम लोग, मुगलों से पहला भिड़ंत। यानी कि शिवाजी जो थे उनका मुगलों से पहली बार भिड़ंत कब हुआ था, युद्ध कब हुआ था, तो 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुकाबला मुगलों से हुआ था, जब वह बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े थे। बीजापुर की तरफ से मुगलों के विरुद्ध वो लड़े थे सबसे पहले 1657 ईस्वी में। इसी समय शिवाजी ने जुनार को लूटा। कुछ समय के बाद मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठाकर उन्होंने कोंकण पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। यानी कि सबसे पहले उन्होंने, जब मुगलों से सामना हुआ शिवाजी का, तो उन्होंने सबसे पहले जुनार को लूटा था। और उसके कुछ समय बाद उन्होंने उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठा करके उन्होंने कोंकण पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अफजल खां की हत्या, ये हत्या बहुत ही प्रचलित है। देखिएगा इसमें कंसेप्ट में बताया जाएगा कि शिवाजी के इस विस्तारवादी नीति से बीजापुर शासक सशंकित हो उठा। उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने तथा उसे उम्र कैद करने के लिए 1659 ईस्वी में अपने योग्य सरदार अफजल खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी थी। यानी अफजल खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजा गया था कि शिवाजी को पकड़कर बंदी बना लिया जाए और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी जाए। लेकिन शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात से पहले अफजल खां ने कृष्णजी भास्कर नामक दूत के हाथों संधि प्रस्ताव भेजा था। यानी अफजल खां जो था उसने कृष्णजी भास्कर के नामक एक दूत जो थे, कृष्णजी भास्कर, उस दूत के माध्यम से उसने शिवाजी के पास एक प्रस्ताव भेजा था अफजल खां। शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पर हुई थी। शिवाजी जो थे उसकी मुलाकात अफजल खां से पार नामक स्थान पर हुई थी। अफजल खां अपने कुशल तलवारबाज सैयद बांदा के साथ आया था। वहीं शिवाजी के साथ जीव महल और शंभूजी कावजी नामक अंगरक्षक थे, जहां पर शिवाजी ने 2 नवंबर 1659 में उसकी हत्या कर दी थी।
उसके घर में जाकर अफजल खां से मिल रहे थे, उसी समय उन्होंने अफजल खां की हत्या कर दिए थे। हाथ में कुछ फाइटर जैसे था, ऐसे ऐसे करके उसको छुपाए हुए थे और उसकी हत्या कर दिए थे उसी से। शाइस्ता के संघर्ष, शाइस्ताखा से संघर्ष, नाम अजीब है ना, शाइस्ताखा। 1660 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था। यानी कि 1660 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था। तो औरंगजेब ने दक्षिण का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो शाइस्ता खां को। आगे चलते हैं हम लोग। शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां इस अचानक आक्रमण से घबराकर भाग खड़ा हुआ। यानी इसने शाइस्ता खां को औरंगजेब ने भेजा था कि शिवाजी को पकड़ कर लाए, कैदी बना कर लाए, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खां पर रात में ही आक्रमण कर दिया, जिससे शाइस्ता खां घबरा कर वहाँ से भाग गया। सूरत की प्रथम लूट, उन्होंने सूरत में शिवाजी लूट किए थे 1664 ईस्वी में। सूरत 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोल दिया। यह मुगलों का एक महत्वपूर्ण किला था। सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर मुगलों का एक इम्पोर्टेंट किला था। उस पर 1664 ईस्वी में शिवाजी ने आक्रमण बोल दिया था। उन्होंने 4 दिनों तक लगातार नगर को लूटा था। शिवाजी ने सूरत में अंग्रेजों एवं डचों की कोठियों को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। इन्होंने सूरत में अंग्रेज एवं डचों की कोठी को शिवाजी ने कोई भी हानि नहीं पहुंचाया था। इसी समय अंग्रेजों की कोठी का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। उस समय अंग्रेजों की कोठी का जो था अध्यक्ष, वो सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। चलते हैं पुरंदर की संधि, ये बहुत ही वीवीआई है, इसको आप लोग कन्फर्म नोट कर लीजिएगा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां के असफल होने पर शिवाजी के कुचलने हेतु आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा था। यानी जब शाइस्ता खां असफल हो गया शिवाजी को पकड़ने में, तो उन्होंने आमेर के राजा जो थे मिर्जा जय सिंह, उसको दक्षिण भेजे। वह बड़ा चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। यानी कि मिर्जा राजा जय सिंह जो थे वो समझ गए थे कि जब शाइस्ता का हार गया, तो इसका मतलब कि शिवाजी कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, उसको पकड़ने के लिए सबसे पहले उसे मैत्री करनी पड़ेगी। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से पुरंदर की संधि की तथा 1666 ईस्वी में शिवाजी जय सिंह के आह्वान पर औरंगजेब से मिलने आगरा आए, पर उचित सामान न मिलने पर दरबार से उठकर चले गए। औरंगजेब ने इन्हें कैद कर जयपुर भवन आगरा में रखा, परंतु चतुराई से शिवाजी आगरे के कैद से फरार हो गए। हीरोजी फरजंद, जो शिवाजी का हमशक्ल सौतेला भाई थे, उसको अपने बिस्तर पर लिटाकर अपने पुत्र संभाजी के साथ वहां से निकल गए। यानी कि 1666 ईस्वी की बात है। शिवाजी जो थे वो जय सिंह के कहने पर औरंगजेब से मिलने के लिए कहाँ पर आए थे? आगरा आए थे। और आगरा में इनके साथ एक धोखा हुआ था। यानी शिवाजी के साथ आगरा में एक धोखा हुआ था, याद रखिएगा। वहाँ पर उचित सामान नहीं मिला और वो दरबार से उठकर चले जाने लगे, तो औरंगजेब ने उन्हें पकड़कर जयपुर के भवन में कैद करके रख दिया था। परंतु चतुराई से शिवाजी वहां से निकल खड़े हुए और हीरोजी फरजंद, जो शिवाजी का हमशक्ल सौतेला भाई था, यानी शिवाजी के एकदम सेम शकल जैसा लगता था, उसको अपने बिस्तर पर लिटाकर अपने पुत्र संभाजी के साथ वहां से निकल गए। शिवाजी फलों की टोकरी में बैठकर कैद से बाहर हो गए। याद रख, शिवाजी किस में बैठकर कैद पार हुए थे? फलों की टोकरी में बैठकर वहां से निकल गए थे। 1670 ईस्वी में शिवाजी का मुगलों से पुनः युद्ध आरंभ हो गया। यानी कि 1670 ईस्वी में शिवाजी का फिर से मुगलों के साथ युद्ध हुआ था। पुरंदर की संधि द्वारा खोजे गए अपने किलों को शिवाजी पुनः जीत लिया। पुरंदर की संधि द्वारा जो खोए हुए थे किले उन्होंने, यानी कि जो किला उनका जीत लिया गया था, उसे फिर वापस जीत लिए शिवाजी ने। इन किलों में कोंडाना किला सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा था। यानी कोडवाना किले का नाम शिवाजी ही सिंहगढ़ रखे हुए थे। और 1670 ईस्वी में याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि हुई थी 1670 ईस्वी में। शिवाजी का मंगलों से पुनः युद्ध आरंभ हो गया था और इसी पुरंदर की संधि के तहत उन्होंने अपने प्रिय किले कोडवाना को जीत लिए थे, जिसका नाम सिंहगढ़ रखे हुए थे। 14 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। तत्पश्चात 24 सितंबर 1674 को
24 सितंबर 1674 को तांत्रिक विधि से कांची के निचलपुरी गोस्वामी द्वारा दोबारा राज्याभिषेक करवाया गया। यानी कि सबसे पहले उन्होंने राज्याभिषेक रायगढ़ में कराए थे और उसके बाद उन्होंने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाए थे निचलपुरी गोस्वामी के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक के समय जॉर्ज ऑक्सनेड नामक विदेशी उपस्थित था। उस समय जॉर्ज ऑक्सनेड नामक विदेशी उपस्थित था शिवाजी के राज्याभिषेक के समय। जिंजा को उन्होंने अपने दक्षिण भारत की राजधानी बनाई थी। यानी दक्षिण भारत में शिवाजी जो थे अपनी राजधानी कहाँ किसको बनाए थे? जिंजी को बनाए थे। शिवाजी का संघर्ष जंजीरापुर शिवाजी का संघर्ष जंजीरापुर टापू के अधिपति अबिसिनियाई सिद्दियों से भी हुआ। सिद्दियों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने नौसेना का निर्माण किया था। याद रखिए कि शिवाजी जो थे किस पर अधिकार करने के लिए नौसेना का निर्माण किए थे? तो सिद्दियों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने नौसेना का निर्माण किया था। परंतु वह पुर्तगालियों से गोवा तथा सिद्दियों से चौल और जंजीरा को न छीन सके। यानी कि वे गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, उसे भी नहीं हासिल कर पाए। सिद्दियों से चौल जो था उसको भी हासिल नहीं कर पाए और जंजीरा को भी वे हासिल नहीं कर पाए थे। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजापति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, ऐसा जादूनाथ सरकार कहती है। याद रखिए कि जादूनाथ सरकार जो थे इन्होंने कहा था कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजापति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। ये एक बात किसने की? कौन कहा था? जादूनाथ सरकार ने। चलिए आगे चलते हैं। शिवाजी का प्रशासन के बारे में देखते हैं। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से प्रभावित थी, जिसके शीर्ष पर छत्रपति होता था। राजा या छत्रपति यह प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक था। अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था तथा उसका सचिवों के रूप में कार्य करता था। आगे चलते हम लोग। पेशवा अथवा प्रधान, राजा का प्रधानमंत्री होता था। पेशवा जिसको हम लोग प्रधान भी कहते हैं, या राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासक की देखभाल करना था। राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल भी करता था। सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे अपनी मुहर लगाता था। यानी कि राजा के दस्तावेज हो जाने के बाद उसके नीचे इसी का मुहर होता था, पेशवा का। पेशवा का पद बहुत बड़ा पद था। जब राजा नहीं रहते थे तो राजा की जगह देखभाल करने वाला पेशवा ही होता था। आमत्य अथवा मजमूदार यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। यानी कि शिवाजी के साम्राज्य में वित्त एवं राजस्व मंत्री क्या कहलाते थे? आमत्य या मजमूदार कहलाते थे। इसका मुख्य कार्य था आय व्यय की सभी लेखों जोखों की जांच कर उस पर हस्ताक्षर करना। आय यानी कि कमाई और खर्चे पर जितने भी लेख होते थे उस पर हस्ताक्षर करके उसको प्रमाणित करना था। आगे चलते हैं। वाकिया नवीस अथवा मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था, जिसे हम वर्तमान में गृह मंत्री भी कहते हैं। वाकिया नवीस अथवा मंत्री जो था राजा के दैनिक कार्यों के दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण रखता था। इसको वर्तमान में गृह मंत्री कहा जाता है। दबीर या सुमंत या विदेशी मंत्री होता था, यानी बाहरी व्यक्ति होता था। आगे देखते हैं। सेनापति अथवा सर-ए-नौबत सेना की भांति संगठन, रसद आदि का प्रबंधन इसके प्रमुख कार्य होते थे। सेनापति का कार्य होता था सेना का संगठन करना, उसके खाने पीने के लिए रसीद का जुगाड़ करना और उसके प्रमुख कार्यों की देखभाल करना। आगे चलते हैं। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। पंडित राव, पंडित नाम से है, लग रहा है कि धार्मिक व्यक्ति का नाम होगा। विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाता था, उसको कहा जाता था पंडित राव। आगे देखता हूँ न्यायाधीश के बारे में। यह मुख्य न्यायाधीश होता था। राजा के बाद दूसरा मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसको न्यायाधीश ही कहा जाता था। इसके अधिकार क्षेत्र में राज्य के समस्त दीवानी तथा फौजदारी के मामले आते थे। यानी दीवानी और फौजदारी के मामले न्यायाधीश के पास जाते थे। अष्टप्रधान में पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने सैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक कमान संभालनी पड़ती थी। चिंटनिस पत्राचार लिपिक, चिंटनिस जो पत्राचार लिपिक होता था, मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी था जो एक प्रकार से सचिव का कार्य करता था।
जागीर प्रथा समाप्त कर दी गई थी तथा अधिकारियों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था। अब आगे चलते हम लोग सेना के बारे में देखते हैं। शिवाजी ने एक नियमित तथा अस्थायी सेना रखी हुई थी। सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार सेना थी, यानी कि सेना में जो मुख्य थे वो पैदल थे और घुड़सवार थे। घुड़सवार सेना दो भागों में विभक्त होती थी। पहले भाग को कहते थे बरगीर कहते थे। पहले भाग को क्या कहते थे? बरगीर। वे घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, यानी राज्य की तरफ से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, उसे हम बरगीर कहते थे। आगे चलते हम लोग देखते हैं। दूसरे थे सिलेदार। सिलेदार ये स्वतंत्र सैनिक थे। सिलेदार जो थे वो स्वतंत्र सैनिक होते थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। सिलेदार के पास उनका अपना अस्त्र शस्त्र होता था हथियार लड़ने के लिए। 25 अश्वरोहियों की एक टुकड़ी होती थी। 25 घुड़सवार एक हवलदार के अधीन होते थे, यानी कि 25 घुड़सवार जो होते थे उनका मालिक एक होता था, एक हवलदार होता था, उसके अधीन वो लोग कार्य करते थे। 5 हवलदार एक जुमलादार के अधीन होते थे। 5 हवलदार मिलकर के एक जुमलादार के अधीन होते थे और 10 जुमलादार मिलकर एक हजारी के अधीन होते थे। 10 जुमलादार किसके बराबर होते थे? एक हजारी के अधीन होते थे, गुलाम होते, यानी कि उसकी बात को मानते थे। 5 हजारी एक पंच हजारी के अधीन होते थे और पंच हजारी सर ए नौबत के अधीन होते थे। सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। एक बार और देख लीजिए इसको। 25 अश्वरोही यानी कि घोड़ों की एक टुकड़ी होती थी जो एक हवलदार का अधीन होती थी और 5 हवलदार एक जुमलादार का अधीन होते थे और 10 जुमलादार एक हजारी के अधीन होते थे और 5 हजारी पंच हजारी के अधीन होते थे तथा पंच हजारी सर ए नौबत के अधीन होते थे, जिसे सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। आगे चलते हैं हम लोग। शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण करवाया जो 2 मकानों में बटी हुई थी। एक दरिया सारंग मुसलमान तथा दूसरी नायक हिंदू के अधीन रहती थी। मावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति था। मावली कौन था? तो एक पहाड़ी लड़ाकू जाति होती थी, इसको अपना अंगरक्षक मानते थे शिवाजी। पागा घुड़सवार सेना का एक नियमित नियंत्रक संगठन था। आगे चलते हम लोग राजस्व शासन के बारे में देखते हैं। शिवाजी के राजस्व शासन व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी के निर्देशानुसार 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारण हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। राज्य कृषि को प्रोत्साहित देने के लिए तकाबी ऋण देकर तथा बेकार भूमि पर खेती करने के लिए पहले कोई कर न लेकर प्रोत्साहित करते थे। चौथा तथा सरदेशमुखी। मराठा कराधी प्रणाली में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर चौथ और सरदेशमुखी थे, यानी कि चौथ या सरदेशी मुख एक कर होते थे। मराठी करधान प्रणाली में 2 सबसे महत्वपूर्ण कर होते थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ के विषय में इतिहासकारों में एकमत नहीं है, इसको लेकर मतलब कि विवाद है। रनाडे के अनुसार चौथ सैन्य कर था, यानी सेना पर लगने वाला टैक्स होता था चौथ, जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा करने के बदले में वसूल किया जाता था। सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों में वसूल किया जाता था। सरदेसाई कहते थे कि इस चौथ कर जो था वो विजित क्षेत्रों में वसूल किया जाता, विजित यानी कि जीते हुए क्षेत्रों में वसूला जाता था। जद्दूनाथ सरकार के अनुसार यह मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाता था। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों के से उपज के 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था, इसीलिए इसको चौथ कहा जाता था, यानी कि जो उपज थी उसका 1/4 यानी कि 4 भाग में 1 भाग राजा को देना होता था, इसलिए इसको चौथ टैक्स कहा जाता था। सरदेशी मुखी टैक्स जो था यह आय का 10% यानी 10वां भाग होता था, जो एक अतिरिक्त कर था, यानी कि अपनी कमाई के 10 भागों में से 1 भाग देना सरदेशी मुख टैक्स कहलाता है। न्याय प्रशासन के बारे में देखते हैं हम लोग। न्याय प्रशासन पुराने किस्म का ही था। गांव के आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल किया करता था, जो आज के तहसीलदार के समान होता था। वर्तमान में जो जिसको हम तहसीलदार कहते हैं उसके जैसा पहले जो था शिवाजी के शासनकाल में पटेल जो थे उस सुनवाई करते थे। 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। याद रखिए 4 अप्रैल 1680 को मृत्यु और 1627 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हम लोग देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। शिवाजी के बेटे का नाम था संभाजी, जो 1680 से 89 यानी कि 9 साल तक शासन किया था। उज्जैन के कवि कलश मुख्य सलाहकार नियुक्त के माध्यम से अपना राज्याभिषेक करवाया था, यानी संभाजी जो थे उज्जैन के कवि जो थे कलश, उनके माध्यम से अपना राज्याभिषेक करवाए थे और इसको कलश को अपना मुख्य सलाहकार भी मानते थे।
औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दिया था। औरंगजेब का पुत्र जो था विद्रोही अकबर वो अकबर नहीं जो महाराणा प्रताप सिद्ध हुआ था, ये अकबर द्वितीय है, जिसको अकबर के नाम से यहाँ पर दिया लिखा हुआ है। अकबर को शरण दिया था। मुगल सेनापति मुकरबक खान ने कवि कलश और संभाजी को गिरफ्तार किया था। याद रखिए, मुगल सेनापति जो था मुकरब खान, उसने कवि कलश और संभाजी दोनों को गिरफ्तार किया था। औरंगजेब की सेना द्वारा इनको मार दिया गया था। संभाजी को औरंगजेब की सेना ने हत्या कर दी थी। आगे चलते हम लोग। संभाजी के बाद राजा राम बनते हैं, जो 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन करते हैं। मराठा राज्य को बचाए रखने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा था राजा राम को। यानी कि राजा राम जो थे वो जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मुगलों की सेना से युद्ध किए थे। संभाजी की पत्नी येसुबाई थी, अल्पवयस्क पुत्र साहू जी के साथ कैद हो गई थी। इन्होंने मराठा की ओर से नेतृत्व किया, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल कैद में रहना पड़ा था। यानी जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी तब तक संभाजी की पत्नी येसुबाई को कैद करके रखा गया था। जिंजी पर मुगलों के कब्जे के बाद राजा राम सतारा चला गया और वहां अपनी राजधानी बनाई थी। सतारा जो कि वर्तमान के असम में पड़ता है, वहीं पर जिंजी को छोड़कर वे चले गए थे जब जिंजी पर आक्रमण हो गया था। तो चलिए आगे चलते हम लोग। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 ईस्वी तक। इसकी संरक्षिका जो थी वो ताराबाई थी। ताराबाई मराठा राजवंश की सर्वाधिक योग्य महिला थी। उनके नेतृत्व में मराठों की शक्ति में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई थी। ताराबाई जी जो थी वो योग्य महिला थी। इनके शासनकाल में मराठा की शक्ति में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई थी, यानी इनकी मराठों की शक्ति मजबूत हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। फिर 1707 ईस्वी को मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम साहू जी को कैद से छोड़ा। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र था, जिसको हम मुअज्जम कहते हैं। मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था। इसने बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को कैद से छोड़ दिया जब उसके पिता औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो कैद से छूटकर साहू जी और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई को पराजित कर साहू मराठा छत्रपति बना था। कैद से छूटते ही साहू जी और ताराबाई के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें साहू जी जीत गए थे ताराबाई को पराजित करके और मराठा छत्रपति बन बैठे थे। आगे चलते हम लोग साहू जी के बारे में। साहू जी 1707 से 1749 ईस्वी तक फिर से शासनकाल अपना मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उसमें शासनकाल की विशेषता थी पेशवा की शक्ति में वृद्धि। 1708 ईस्वी में अपने सिंहासन रूढ़ होने के अवसर पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते यानी सेना के व्यवस्थापक का पद प्रदान किया था। 1713 ईस्वी में उसे पेशवा के पद पर भी बैठा दिए। पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही यह पद वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत यानी कि बालाजी विश्वनाथ के बाद अब उनका बेटा ही पेशवा का पद संभालेगा। बालाजी और उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। इसके बाद छत्रपति नाम मात्र का ही शासक होकर आ गया। यानी कि अब पेशवा का पद जो था वो राजा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद होता था, इसलिए जब वो वंशानुगत हो गया इसलिए पेशवा का धीरे धीरे महत्व घट गया था। आगे चलते हम लोग। दूसरी तरफ दक्षिण भाग में कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के पुत्र न होने पर ताराबाई द्वारा राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। तो 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य संगोल की संधि हुई थी। याद रखें, संगोल की संधि किसके बीच हुई थी? तो बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। संगोल की संधि बहुत इंपॉर्टेंट 1750 से हुआ था। संगोल की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच, यानी याद रखिएगा रब्बा के बीच हुआ था। रब्बा से याद रखिएगा, रा से राजा राम द्वितीय और बा से बालाजी, यानी कि संगोल की संधि रब्बा के बीच हुआ था, राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव। आगे चलते हम लोग देखते हैं। संधि के अनुसार पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया। पेशवा कालीन साम्राज्य में मराठों की शक्ति का उत्कर्ष, इसके बारे में देखते हैं कि पेशवा कालीन साम्राज्य जब था, जब पेशवा साम्राज्य को चला रहे थे उसमें मराठों की शक्तिशाली व्यवस्था कैसी थी। बालाजी विश्वनाथ जो कि 1713 से 1720 ईस्वी तक थे, प्रथम पेशवा थे। प्रथम पेशवा होने वाले कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। इसके साथ मराठा इतिहास में नए युग की शुरुआत हुई। इसके बाद का काल पेशवा का काल कहा जाता है, यानी कि बालाजी विश्वनाथ के काल से ही पेशवा का काल शुरुआत हो गया था, जो कि 1713 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। 1719 ईस्वी में मराठों की ओर से बालाजी विश्वनाथ और मुगल सूबेदार सैयद हुसैन के मध्य दिल्ली की संधि हुई। दिल्ली की संधि किसके बीच हुई थी?
तो याद रखिए, दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ और सूबेदार सैयद हुसैन के मध्य हुई थी। संधि को रिचर्ड टेम्प ने मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा था। यानी कि रिचर्ड टेम्पर जो थे, इस संधि को मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि छोटा संविधान भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। यानी बालाजी विश्वनाथ जो थे, उनको मराठा साम्राज्य का दूसरे संस्थापक भी कहा जाता है। और पेशवा का शासन यहीं से स्टार्ट हुआ था मराठा साम्राज्य में। मुगल सम्राट फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के लिए सैयद बंधुओं को अपना सहयोग बनाया था। यानी कि फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के लिए सैयद बंधुओं को अपना सहयोग बनाए थे बालाजी विश्वनाथ ने। आगे देखते हैं हम लोग। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक शासन किए थे। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया और मराठों की पताका कृष्ण से लेकर अटक तक फहराए थे। आगे देखते हैं मराठा प्रमुख मराठा क्षेत्र और उनकी राजधानी। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर की राजधानी होलकर थी और नागपुर की राजधानी भोसले थी। बढ़ौत के गायकवाड़ और पुणे के पेशवा, सतारा के छत्रपति। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। इन्होंने पालखेड़ा का युद्ध जीतकर ढक्कन में मराठों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित की थी। 1718 ईस्वी की बात है। निजाम और मराठों के बीच मुंशी शिवंगा की संधि हुई थी। मुंशी शिवंगा की संधि निजाम और मराठों के बीच हुई थी। बुंदेलखंड विजय के उपलक्ष्य में छत्रसाल ने पेशवा से सम्मान में जश्न का आयोजन किया। जहां पेशवा बाजीराव पर हमला हुआ, तब एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी ने बाजीराव की रक्षा की थी। वहीं से प्रेम प्रसंग स्टार्ट हुआ, जिस पर एक फिल्म भी बनी थी, बाजीराव मस्तानी। 1729 ईस्वी में बुंदेलखंड विजय किया गया। 1733 ईस्वी में जंजीरा के सिंधियों को पराजित किया। 1737 ईस्वी में ही मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों पर हमला करने के लिए भेजा, जिसे बाजीराव ने भोपाल के युद्ध में पराजित किया और निजाम से 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि हुई। 1738 ईस्वी में गुजरात की विजय हुई थी और 1740 ईस्वी में राबोर, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, राबोर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हम लोग। बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब भी कहते हैं, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। बालाजी बाजीराव यानी कि नानाजी, जो कि 1740 से 1761 ईस्वी तक शासन किए थे। संगोल की संधि 14 जनवरी 1750 ईस्वी को हुई थी। बालाजी बाजीराव छत्रपति राजाराम द्वितीय के बीच हुई थी, जिसके बाद मराठा छत्रपति सिर्फ नाम का छत्रपति रह गया। अब वास्तविक शक्तियां पेशवा के पास आ चुकी थी। संधि की शर्तों के बाद देखते हैं क्या शर्त रखी गई थी। राज्य के सभी प्रमुख विभाग मराठा छत्रपति से पेशवा को सौंप दिए जाएंगे। यानी कि पेशवा का पद जो था और मजबूत होते जा रहा था। यहाँ पर प्रमुख विभाग मराठा छत्रपति से पेशवा को सौंप दिया गया। और आगे देखते हैं हम लोग। छत्रपति राज्य का संवैधानिक प्रधान माना गया। सतारा में निवास की व्यवस्था भी की गई। अब मराठा राजनीति का केंद्र पुणे हो गया था। यानी मराठा राजनीति का केंद्र अब पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, वो हो गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा सेना के बीच हुआ था 17 जनवरी 1761 ईस्वी को। सम्राट आलमगीर द्वितीय के समय वजीर गजीउद्दीन ने मराठों को सम्राट की सहायता के लिए बुलाया था। यानी मराठों को सम्राट की सहायता के लिए गजीउद्दीन को बुलाया था। किसने? आलमगीर द्वितीय ने बुलाया था। पेशवा बाजीराव ने अपने भाई रघुनाथ राव या राघव को सम्राट की आज्ञा पालन हेतु एक सेना सहित दिल्ली भेजा और रुहेल सरदार नजीबुद्दौला तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। याद रखिए कि पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में, जिसमें रुहेल सरदार नजीबुद्दौला तथा अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला या नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला, ये दोनों लोग अहमद शाह अब्दाली का साथ दिए थे। जाट सरदार तटस्थ, राजपूत तटस्थ तथा मुगल वजीर इमाद उल मुल्क मराठों का साथ दिया था। मराठों का सेनापति विश्वनाथ राव भाऊ नाबालिग था। वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ। मराठों की सेना में तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी कर रहा था। मराठों की सेना में जो तोपखाना था उसका नेतृत्व इब्राहिम गारदी कर रहा था। मराठों की इसमें हार हुई थी। इसमें मराठों की हार का कारण जो था वो प्रमुख है, जिसमें मराठों का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। मराठों की सेना का हार का एक कारण सदाशिवराव भाऊ भी था, जो सेना का नेतृत्व कर रहा था। उत्तर भारत में युद्ध का इसके पास अनुभव नहीं था।
जाठों द्वारा संधि संदेश भेजने के बावजूद मराठों द्वारा संधि को अस्वीकार किया जाना, जिसके कारण जाट चाह कर भी मराठों के साथ न आ सके थे। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा तीसरा कारण, सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा मैदान छोड़कर भाग जाना। सरदार मल्हार राव जो थे वो मैदान छोड़कर भाग गए थे। मराठों के लूट मार की प्रवृत्ति से कई हिंदू राजा परेशान थे, जिसके कारण कई स्थानीय राजा मराठों का साथ ना दे सके। काशीराज पंडित पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी साबित हुआ था। इस युद्ध के बाद रूहेला सरदार नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन किया था। यानी अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि ये मतलब होता है कि अहमद शाह अब्दाली की जगह पर, अहमद शाह अब्दाली की जगह पर वो दूसरा शासन कर रहा है, जिसका नाम था नजीबुद्दौला और एक शुजाउद्दौला, दोनों लोग साथ दिए थे, इसीलिए नजीबुद्दौला को दिल्ली का शासन अहमद शाह अब्दाली सौंप दिया था। आगे चलते हैं हम लोग, आबी देसाई ने कहा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा। यानी पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था तो इसमें यह फिक्स नहीं किया गया था कि इस युद्ध के बाद भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया गया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, जिसमें थे माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी तक शासन किए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार और बालाजी की अकस्मात मृत्यु यानी कि अचानक मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना था। माधवराव की मृत्यु के बाद माधवराव प्रथम जो था पेशवा बना था। इसके शासनकाल में पानीपत के युद्ध के नुकसान की भरपाई कर ली गई थी। माधवराव ने 1771 में हैदर अली को पराजित किया था। माधवराव ने हैदर अली को पराजित किया था 1771 में किया और नजराना देने को बाध्य किया था। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1763 ईस्वी में हुई राक्षस भुवन की संधि। राक्षस भुवन की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी माधवराव प्रथम के शासनकाल में। यह संधि माधवराव और प्रथम और निजाम के मध्य हुई थी। संधि के बाद से मराठों तथा निजामों के मध्य संबंध में बदलाव आ गए और ठहराव भी आ गया था, युद्ध होना बंद हो गया था। माधवराव नारायण के बारे में देखते हैं हम लोग, 1774 से 1796 ईस्वी तक शासन किए थे। इसके समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इस समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। इसके समय नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिल और रीजेंस की गठन किया गया था। बाजीराव द्वितीय के बारे में देखते हैं हम लोग। बाजीराव द्वितीय जो कि 1796 से 1818 ईस्वी तक शासन किया था। इसके समय महत्वपूर्ण बेसिंग की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। बेसिंग की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी, जिसके द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। इस संधि में पेशवा जो थे अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लिए थे। आगे देखते हैं हम लोग, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था, यानी कि 7 सालों तक चला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 7 सालों तक चला था, 75 से लेकर 82 तक। इसमें पेशवा जो थे माधवराव नारायण थे, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई थी। यानी रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई थी, जो प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध के कारण बना था। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। यानी सालाबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि को संपन्न करवाने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। आगे देखते हैं हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। यहाँ से प्रश्न बनते, इसे ध्यान से देखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था। मराठा पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय थे। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। यह युद्ध फ्रांसीसी भय की पृष्ठभूमि में हुआ था। इस युद्ध में 3 प्रमुख संधियां हुई थी। बेसिंग की संधि जो 1802 में हुआ था, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। देवगांव की संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में रघुजी भोसले और अंग्रेज के मध्य। सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुआ था 1803 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग, प्रथम द्वितीय हो गया और तृतीय के बारे में देखते हैं हम लोग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 ईस्वी तक चला था, 1 साल तक चला था यह युद्ध। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग के बीच हुआ था। इस युद्ध में निम्न संधियां हुई थी। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। पूना की संधि 1817 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में, सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुआ था 1818 ईस्वी में। इसके बाद से अंग्रेजों ने
पेशवा पद को समाप्त कर दिया और उसे 8 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के बिठूर रहने में के लिए भेज दिया गया था। यानी कि वार्षिक पेंशन 8 लाख रुपये देने के लिए मजबूर कर दिया और पेशवा पद समाप्त कर दिया था और कानपुर के बिठूर में रहने के लिए पेशवाओं को भेज दिया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? तो 1646 ईस्वी में तोरड़ को जीता था। शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी? जिंजी का किला 1678 ईस्वी में। आगे देखते हैं शिवाजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो शिवाजी ने सबसे पहले अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई के बाद शाहजी भोसले बने थे। पुरंदर की संधि के समय वहां कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था? मनुची। जब पुरंदर की संधि हो रही थी तो वहां पर कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था? मनुची था। मराठा शासकों में किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी गई थी? तो शिवाजी को गौ पालक यानी कि शिवाजी को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी गई थी। ये गौ की रक्षा भी करते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 इसका। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्थ एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। इसमें जो भी पढ़ाया जाता है पूरे कंसेप्ट के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।